नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश जो अपनी आजादी की लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की खरीदारी की आदतों से लड़ता है। जी हाँ, ये कहानी है भारत के स्वदेशी आंदोलन की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक अवेकनिंग थी। तो सवाल यही है, आखिर एक इकोनॉमिक आइडिया, एक आर्थिक विचार पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी कैसे बन सकता है? ये सवाल इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है और इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोड़ पर ले जाने वाला है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग के पीछे एक चिंगारी होती है। स्वदेशी आंदोलन के लिए तो वो चिंगारी डबल थी। एक तरफ बंगाल का विभाजन और दूसरी तरफ दशकों से चला आ रहा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्थिक शोषण। चलिए जरा समझते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कैसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका एक ही मकसद था भारत की इकोनॉमी को, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। और इसका असर क्या हुआ? भारतीयों के मन में जबरदस्त गुस्सा भर गया और एक इच्छा जागी कि अपनी आर्थिक तकदीर अब खुद लिखेंगे। अंग्रेजों ने भारत को बस एक मार्केट और कच्चे माल का सोर्स बना दिया था। नतीजा, हमारे अपने जो उद्योग थे वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। और फिर आया साल 1905। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ऑफिशियली तो कहा गया कि ये बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, मतलब शासन चलाने में आसानी होगी। पर असल मकसद तो कुछ और ही था, बांटो और राज करो। बस इस एक फैसले ने उस सुलगती हुई चिंगारी को आग में बदल दिया और यही बना स्वदेशी आंदोलन का इमीडिएट ट्रिगर। तो इस शोषण और विभाजन का जवाब भारतीयों ने कैसे दिया? जवाब बहुत सीधा और पावरफुल था और इसके दो हिस्से थे, बॉयकॉट यानी बहिष्कार और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। देखिए, ये स्ट्रैटेजी एक दो धारी तलवार की तरह थी। पहला वार था ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार। लोगों से अपील की गई कि विदेशी कपड़ा, नमक, जो कुछ भी बाहर से आता है सब खरीदना बंद कर दो। और दूसरा वार, जो उतना ही पावरफुल था, वो था स्वदेशी उद्योगों को प्रमोट करना। मतलब सिर्फ बॉयकॉट नहीं करना है, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव भी खड़ा करना है। अपने लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करो, अपने देश के उद्योग लगाओ। अब इस पूरे स्ट्रैटेजी के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या थी? वो थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ये एक इमोशनल कॉल था, सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। लोगों को ये बात समझ आने लगी थी कि असली आज़ादी सिर्फ राजनैतिक नहीं होती, उसे आर्थिक भी होना पड़ता है। और इस आंदोलन का असर सिर्फ बाजारों तक ही नहीं रुका, इसका एक रिपल इफेक्ट हुआ जिसकी लहरें भारतीय समाज के हर कोने तक पहुंची, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स और कल्चर तक। मोटे तौर पर हम इसके असर को तीन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दूसरा, इसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को कैसे बढ़ाया। और तीसरा, एक जबरदस्त कल्चरल रेनेसेंस यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो लगभग तुरंत दिखने लगा था। जैसे ही लोगों ने मैनचेस्टर से आए कपड़ों को छोड़कर भारत में बनी खादी को अपनाना शुरू किया, हमारे लोकल इंडस्ट्रीज में एक नई जान सी आ गई। टेक्सटाइल मिल्स, साबुन की फैक्ट्रियां और तो और भारतीय बैंक्स, कई स्वदेशी बिजनेस इसी दौरान शुरू हुए और आगे बढ़े। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। पॉलिटिकली देखें तो स्वदेशी आंदोलन ने पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक मजबूत रीढ़ दी। इसने अलग अलग ग्रुप्स को एक कॉमन कॉज के लिए एक साथ ला खड़ा किया और आने वाले बड़े संघर्षों के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर दिया। और शायद जो सबसे गहरा असर हुआ वो था हमारे कल्चर पर। ये इंडियन आइडेंटिटी का एक रिवाइवल था, एक पुनरुद्धार। आर्टिस्ट अपनी आर्ट में, राइटर्स अपनी कहानियों में और म्यूजिशियंस अपने संगीत में भारत की आत्मा को फिर से खोजने लगे थे। ये सिर्फ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस नहीं थी, ये अपने कल्चरल रूट्स की तरफ लौटने का एक सेलिब्रेशन था। जाहिर है, कोई भी इतना बड़ा आंदोलन अपने लीडर्स के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और स्वदेशी आंदोलन को भी कई महान हस्तियों ने गाइड किया, इंस्पायर किया। इस आंदोलन को दिशा देने वाले कई बड़े नाम थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने इसे पॉलिटिकल डायरेक्शन दी, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों ने अपनी आर्ट और लिटरेचर से इसकी आत्मा को जगाया, और अरबिंदो घोष जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने इसे जमीन पर उतारा, जो बाद में एक बड़े स्पिरिचुअल फिगर भी बने। इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को एक मल्टी डिमेंशनल फोर्स बना दिया।
अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन एक्टिव तौर पर भले ही कुछ ही साल चला हो, लेकिन इसकी जो लेगेसी है, इसकी जो विरासत है, वो आज भी भारत में महसूस की जा सकती है। आप एक सीधी लाइन खींच सकते हैं स्वदेशी आंदोलन से लेकर भारत की आज़ादी तक। 1905 में इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की जो नींव इस आंदोलन ने रखी थी, उसी नींव पर तो महात्मा गांधी ने 1920 से लेकर 40 के दशक तक अपने बड़े नेशनल कैंपेन्स खड़े किए। वो खादी का चरखा जो आज़ादी का सिंबल बना, उसकी जड़ें भी तो इसी स्वदेशी की भावना में थी। तो आखिर में स्वदेशी आंदोलन की एंड्योरिंग लेगेसी क्या है? पहला, इसने भारतीय उद्योगों के लिए एक लॉन्च पैड तैयार किया। दूसरा, इसने हमारी आर्ट और कल्चर को एक नई जिंदगी दी। और सबसे जरूरी बात, इसने आने वाले सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक सीधी इंस्पिरेशन का काम किया। और आखिर में ये आंदोलन आज भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड दुनिया में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो 100 साल पहले जितना रेलेवेंट था, शायद आज उससे भी कहीं ज्यादा है।